जर्मनी की तरह जर्मनी की तरह अगर देखा जाए तो इटली में भी राजनीतिक जो विखंडन हुआ था उसका एक लंबा इतिहास रहा है। और इटली अनेक देखा जाए तो इटली अनेक वंशानुगत राज्य या फिर कहें तो वंशानुगत राज्य या फिर बहुराष्ट्रीय जो हैप्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। अगर हम बात करें तो जिस तरह से जर्मनी की तरह ही इटली में भी बहुत सारे राजनीतिक विखंडन रहे और उसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। और इटली अनेक वंशानुगत राज्य या फिर कहें तो मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय हैप्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। और फिर आगे हम अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी, अगर देखा जाए 19वीं शताब्दी के मध्य में, 19वीं शताब्दी के मध्य की अगर हम बात करें तो अ, इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इसको 7 भागों में या फिर मान 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से सिर्फ केवल एक सर्डिया पिडमांट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। जो सर्डिया पिडमांत में सिर्फ एक जो इतालवी राजघराने का ही शासन था। और अगर हम बात करें उत्तरी भाग की, तो जो उत्तरी भाग था उस समय वह ऑस्ट्रेलियाई हैप्सबर्ग के अधीन था। और सेंटर की बात करें, मध्य की बात करें, तो उस समय मध्य इलाके पर वहाँ पर पोप का शासन था। और दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें या दक्षिणी क्षेत्र की हम बात करें, तो दक्षिणी क्षेत्र में स्पेन के जो बुर्बो वंश के राजा थे या फिर बुर्बो वंश के जो लोग थे, उनका अधिकार था उस क्षेत्र पर, दक्षिणी क्षेत्र पर। आगे देखते हैं। अगर हम आगे बात करें तो 1830, अच्छा हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे छूटा हुआ है। अगर हम फिर बात करें तो इतालवी भाषा ने भी एक साझा रूप हासिल किया था। अगर देखा जाए इतालवी लैंग्वेज ने भी तो एक साझा रूप हासिल किया था। और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय या स्थानीय रूप भी मौजूद थे, ऐसा नहीं था कि नहीं मौजूद थे। उसके विविध क्षेत्र और स्थानीय रूप भी मौजूद थे। और 1830 की बात करें, अगर हम 1830 के दशक की बात करें तो एक ज्यूसेपे मेत्सिनी ज्यूसेपे मेत्सिनी ने एकीकृत इटली गणराज्य के लिए एक अपने विचार को, या फिर कहा जाए तो एक उन्होंने प्लान बनाया, अपने विचार को सुव्यवस्थित करके लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया था। और उसने अपने इन्हीं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने एक सीक्रेट सोसाइटी, एक गुप्त संगठन भी बनाया था, जिसका नाम था यंग इटली। यंग इटली नाम से उसने एक गुप्त संगठन भी बनाया था। और आगे हम बात करें अगर, तो 1831 से लेकर के 1848 के मध्य में देखें तो ये जो इनके जो क्रांतिकारी विद्रोह हुए थे, ये फेल हो गए थे, ये असफल रहे। और इसके बाद, अब असफल होने के बाद इनको लगा कि इतालवी राज्यों को अब हम क्रांतिकारी विद्रोह के बजाय युद्ध से ही हम उसको जोड़ सकते हैं। तो युद्ध के जरिए उसको जोड़ने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई, वह सौंपी गई थी सार्डिनिया पिडमांट को। सार्डिनिया पिडमांट के शासक जो थे विक्टर, माफ करिएगा, विक्टर इमैनुअल सेकेंड पर आ गई। और अगर आगे हम बात करें तो इस क्षेत्र के शासक जो थे, जो अभिजात वर्ग की जो नजरें थी, वो सिर्फ एकीकृत इटली एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक जो डोमिनेंस था, जो प्रभुत्व था की संभावनाओं को उत्पन्न करना था। और आगे अगर देखा जाए तो उस समय जो मुख्यमंत्री था या फिर प्रमुख था, मुख्यमंत्री जो थे जो काबूर थे, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए ही एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। इटली के प्रदेशों को यूनिफाई करने के लिए या एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। वे ना तो क्रांतिकारी थे, वे ना तो क्रांतिकारी थे और ना ही वे राजतंत्र में विश्वास रखने वाले थे।
लेकिन और अगर आगे देखा जाए तो जिस तरीके से इतालवी अभिजात वर्ग के जो अनेक लोग थे, जो तमाम अमीर लोग थे या शिक्षित वर्ग के सदस्य थे, उनकी तरह यह व्यक्ति भी इतालवी भाषा से कहीं बेहतर, जो इतालवी भाषा थी उससे कहीं बेहतर वह फ्रेंच बोलता था। और फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट की एक चतुर कूटनीतिक जो संधि हुई, उसके पीछे भी कापुर का ही बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा हाथ था। और आगे फिर हम बात करें तो जो 1859 में, जो 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को जो कामयाबी मिली थी वह इन्हीं की बदौलत मिली हुई थी। और फिर आगे हम बात करें अगर, तो जो उस समय जब ये युद्ध हुआ तो नियमित सैनिक अर्थात जो इनके रेगुलर सैनिक थे, इनके अलावा जूसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में बहुत ही ज़्यादा संख्या में स्वयंसेवक जो थे, जो सशस्त्र थे अर्थात शस्त्रों के साथ जो थे, वे भी इनके साथ युद्ध में हिस्सा लिए। और अगर हम 1860 की बात करें तो 1860 में दक्षिण इटली जो था हमारा, और दो सिसिलिए के राज्य में वे प्रवेश कर गए थे, जो हमारी दक्षिणी इटली का क्षेत्र था, और दो सिसिलिए राज्य इसमें वे प्रवेश कर गए। और स्पेन के शासकों को हटाने के लिए, जो वहाँ पर स्पेन के जो शासक थे, इनको हटाने के लिए उन लोगों को, वहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे, जो वहाँ के स्थानीय किसान थे, उनका भी इन्हें समर्थन खूब मिला। और 1861 में इमैनुएल द्वितीय को इन्होंने एकीकृत इटली का राजा भी घोषित कर दिया था। मगर जो इटली के अधिकांश निवासी थे, वहाँ के इटली के जो ज़्यादातर लोग थे, वे इलिटरेसी से पड़े हुए थे, अर्थात वे अशिक्षित थे, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ के जो थे वे अशिक्षित थे, निरक्षर थे। और इसके अलावा वहाँ पर अभी भी जो वहाँ के लोग थे वे उदारवादी और राष्ट्रवादी की विचार भावना से अनजान थे। उनको ये नहीं पता था कि ये उदारवादी और राष्ट्रवादी विचार भावना होती क्या है। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी का जो समर्थन किया था, दक्षिणी इटली में जो आम किसान थे जो गैरिबाल्डी का समर्थन किए थे, उन्हें इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था, और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एमेनुएल की पत्नी थी। वे ये मानते थे कि जो ला टालिया थी वो विक्टर इमैनुएल की पत्नी थी।